स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में जिसका नाम है चौहान अकेडमी ऑफ मैथ्स एंड साइंस। बच्चों, आज हम क्लास 11th का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन है। नई बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 9 है और पुरानी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 10 है। आपको पता है आपका एक चैप्टर डिलीट हो गया, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 4 हुआ करता था। ठीक है, तो इस चैप्टर को बहुत आसानी से समझेंगे। अगर आप इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। काफी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथ में। ठीक है। तो ये चैप्टर आपको बताएगा, ये चैप्टर अगर देखा जाए तो ऐसा कह सकते हो कि ये चैप्टर आपका कैलकुलस, आपको पता है कैलकुलस में जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आएंगे, उनकी एक छोटी सी शुरुआत है। ये आपको एक हल्का सा आइडिया देने वाला है कि डिफरेंशिएशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और आपको पता है, अगर मैं बात करूं क्लास 12th की, तो क्लास 12th में अगर कैलकुलस की बात की जाए तो ये अराउंड 44 मार्क्स के करीब आता है। अगर आप प्रैक्टिकल भी हटा दोगे तब भी आपका 40 के अराउंड मार्क्स का ये आपका आता है। ठीक है। तो इसकी एक हल्की सी हिंट देगा कि हम एक्चुअल में कैलकुलस में पढ़ने के वाले हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन होता क्या है। तो स्ट्रेट लाइन आप पहले से पढ़ते आए हो, बचपन में पढ़ते आए हो। ठीक है। आपको जब लिखना सिखाया जाता था तो वहां पे भी आपको लाइन सिखाई जाती थी, कर्व लाइन, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। और 9th क्लास में भी आपने लाइंस के बारे में पढ़ा है, 10th क्लास में भी लाइन के बारे में पढ़ा है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी है, अ स्ट्रेट लाइन इज द शॉर्टेस्ट पाथ। काम की चीज ये है, शॉर्टेस्ट पाथ। और वो भी किसके बीच में? दो पॉइंटों के बीच में, जिसको एक्सटेंड किया जाता है इनडेफिनेटली। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने बोल दी। क्योंकि क्या होगा, और वो भी बोथ डायरेक्शन में। देखो, अगर मान लो एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, अगर मुझे इनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, तो या तो मैं घूम घूम के ऐसे 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 आ सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे शॉर्टेस्ट पाथ जाना है तो मुझे सीधा जाना पड़ेगा, यहां से लेके यहां तक। ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं एक तरीके से। तो इनके बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा क्या होगा, तो आप कहोगे वही हमारा लाइन होगा। लेकिन एक बात ये आ गई कि ये भी हमारी एक क्या है, ये भी शॉर्टेस्ट पाथ है। लेकिन ये तो हमारी लाइन सेगमेंट भी हो सकती है, क्योंकि लाइन सेगमेंट में भी तो क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, लाइन का टुकड़ा ही होता है। और अगर मैं इन दो पॉइंटों की बात दोबारा करूं, तो इसको तो हम यहां तक बढ़ाएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये भी बन जाएगा रे। और अगर दो पॉइंटों की बात हम कर रहे हैं और इनको अगर मिलाएं तो ये लाइन भी हो सकती है। तो इसका मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हमारे ये तीनों ही बताते हैं, लेकिन यहां पे उसने एक बात बोली कि जिसको दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। आपको पता है लाइन सेगमेंट इज द पार्ट ऑफ द लाइन, तो लाइन को, सेगमेंट को तो बढ़ा ही नहीं सकते। वहीं अगर हम बात करें रे की, तो रे को हम एक साइड बढ़ा सकते हैं ओनली। लेकिन लाइन को क्या है, लाइन को हम दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने लिख दिया कि इसको हम बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। तो ये पढ़ते हुए आए हो आप, है ना, बचपन से ही। अब यहाँ पे आ गई लाइन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अगर आप लाइन को ध्यान से देखोगे तो लाइन की इक्वेशन क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 4 था और 10th क्लास में चैप्टर नंबर 3 था। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये जो है आपकी, ये आपकी लीनियर है। ये आपकी क्या है, लीनियर है। तो लीनियर को, अच्छा लीनियर क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव इसकी ये क्वालिटी बता रहा है कि एक लाइन को शो कर रही है। ठीक है ना। अगर हम कोई ऐसी इक्वेशन ले ले, कुछ इस तरीके की, और अब इसका ग्राफ बनाओगे तो इसका ग्राफ कर्व आएगा। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा होगा कि कुछ ऐसे करके ग्राफ बनता था फंक्शन का, पॉलिनोमियल वगैरह का। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये लीनियर है, इसमें कोई पावर नहीं है। तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट आएगा, एक लाइन आएगी। तो यही हमें पढ़नी है। अगर मैं बात करूं स्ट्रेट लाइन की, तो जो साइन साइड वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा बहुत आसानी से कि इसके यूजेस हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। पाथ ऑफ लाइट के लिए यूज करते हैं, आपको पता है ना, लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ऑप्टिक्स वगैरह में इसका यूज है, रोड, ब्रिज, बिल्डिंग वगैरह में इसका यूज है।
एजेस ऑफ टेबल होते हैं इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ठीक है। तो और जो कॉमर साइड के बच्चे आएंगे तो वो भी इसमें आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी जब आगे एक क्वेश्चन भी है इस तरीके का, तो उसमें आपको उनका यूज पता चल जाएगा, ठीक है। अ, अब अगर आगे चले तो यहाँ पे आपको कुछ इसकी वो देख रही होंगी। अगर हम आगे चले तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसी चीजें दिख रही होंगी, बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपने क्लास 10th में पढ़े हुए होंगे। तो पहला है डिस्टेंस फॉर्मूला। आपको पता है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो क्या होता है। तो आप कहोगे डिस्टेंस फॉर्मूला होता है हमारा अंडर रूट x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपने पढ़ा हुआ है कि x का डिफरेंस और y का डिफरेंस, ठीक है। तो ये आप अगर इसकी बात करोगे तो ये आपने पढ़ा हुआ भी है कि कैसे आता है, ठीक है। अगर मैं एक लाइन खींचूं और यहां से सपोज अगर कोई लाइन जा रही है और इसका ये है, लेट्स से इस पॉइंट को नाम देते हैं हमारा, ये x1, 0 होगा। यानी कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस x1 है। अगर ये यहीं से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ये डिस्टेंस अगर x1 है और यहाँ पे कोई पॉइंट है और ये डिस्टेंस है हमारी, इस डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो ये पॉइंट है हमारा x2, ठीक है। x2, 0। और अगर मैं यहां से बात करूंगा इधर से तो ये हमारी y2 होगी। तो ये 0, y2, ठीक है। यहां से इस पे ये सॉरी मैंने यहाँ पे लिख दिया, हाँ ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0, y2, इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो ये पॉइंट हमारा जो हो जाएगा, अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो x2 और y2 होंगे। और अगर मैं यहाँ बात करूँ और ये हमारा थोड़ी देर के लिए मान लो 0, y1 है, तो ये कोऑर्डिनेट हो गया हमारा x1, y1, ठीक है। और अगर मुझे इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है इसकी, तो कैसे निकाल सकते हैं, इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं। तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने के लिए, यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस और ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस, ठीक है। तो हम इसमें क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक में एक ट्रायंगल बना लेंगे इस तरीके से। तो यहां हमने अगर एक ट्रायंगल बना लिया और मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं यहां से यहां तक, तो आप कहोगे ये डिस्टेंस होगी x2 - x1। और अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं तो ये होगी y2 - y1। और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इस वाले ट्रायंगल में, तो मैं इसे इधर लिख देता हूं। तो ये डिस्टेंस होगी हमारी x2 - x1 और ये हो गई थी y2 - y1, ठीक है। और ये डिस्टेंस अगर मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं d, तो d बराबर पाइथागोरस थ्योरम से ये आ जाएगा d² = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं d = x2 - x1 टू द पावर 2 प्लस y1 - y2 टू द पावर 2, ठीक है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अब आगे अगर चलेंगे तो देखते हैं आगे क्या। तो यहाँ पे और इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। तो एक है आपका सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला आ जाता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर ये कोई लाइन है और यहाँ पे m/n में अगर ये डिवाइड हो रही है और यहाँ पे, तो हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी आपने 9th में पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो इसके अलावा सेक्शन फॉर्मूला का ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट केस है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब m बराबर n होगा तो आपको पता है कि m बराबर n होने पे ये जो पॉइंट है बीचों बीच होगा। और अगर ये पॉइंट बीचों बीच है तो हम कह सकते हैं कि ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा इस लाइन सेगमेंट का। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको सेक्शन फॉर्मूला को यूज करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला को x1 + x2 डिवाइड बाय 2 और y1 + y2 डिवाइड बाय 2, ये इस बीच वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। इसके अलावा एक टॉपिक था जो आपका कट गया था 10th क्लास में, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको क्लास 12th के डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना।
तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लेना है ना। तो इसका होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कहीं पे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1/2 मॉडुलस में है ये x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये होता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो ये आपकी वो चीजें थी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई होंगी, ये आपने क्लास 10th में पढ़ी हुई होंगी, ये वो चीजें थी सारी। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं कि हमें जो हमारा टॉपिक है उसके लिए क्या क्या चीज हमें समझनी चाहिए। ठीक है, हालांकि आपको इसके भी क्वेश्चन है कुछ जो कि हम देखेंगे एक्सरसाइज वाली वीडियो में। बाकी आ जाते हैं दोबारा कि इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं। एक्चुअली में पूरे चैप्टर में हमें इक्वेशन ऑफ लाइन डिस्कस करनी है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए वो हमें देखना है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए जनरली हमें दो चीजें चाहिए। ठीक है, एक तो पॉइंट और दूसरा है स्लोप। ठीक है, देखो इस चैप्टर में हम ग्राफ वगैरह नहीं बनाने क्योंकि ऑलरेडी बना चुके हो ग्राफ वगैरह। ठीक है, तो ग्राफ वगैरह आप बना चुके हो, हम सीधा सीधा सीखेंगे उस इक्वेशन को निकालना जिस इक्वेशन से ग्राफ बन सकता है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे हमें दो चीजें चाहिए, एक होगा पॉइंट जो आपको जनरली दिया हुआ होगा और दूसरा होगा स्लोप। अब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी लाइन की इक्वेशन क्या होगी या कोई लाइन कहां से पास करेगी, ये लाइन कोई कहां से पास करेगी, ये चीज डिपेंड करती है उसके स्लोप पे। अच्छा, लाइन वाला जो चैप्टर है ये आपको क्लास 12th में ही पढ़ना है, लेकिन वहां पे जो पढ़ना है वहां पे आपको लाइन इन 3D पढ़ना है। ठीक है, और अभी जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है लाइन इन 2D। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 2D में हम लाइन पढ़ते हैं तो इसके लिए हम जो निकालते हैं या जिस चीज की जरूरत होती है उसे स्लोप बोलते हैं, और जब 3D में लाइन पढ़ते हैं तो इसके लिए हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइन। वहां पे स्लोप निकालना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, क्यों नहीं होता ये सब वहां पे देखेंगे। इसके लिए चाहिए होता है हमें डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, तो इसलिए, और काफी हद तक यही चीजें सारी हमें वहां पढ़नी है। ठीक है ना, तो देखते हैं सबसे पहले कि स्लोप होता क्या है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आया व्हाट इज स्लोप। तो स्लोप क्या होता है पहले ये समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेशन है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये चैप्टर आपको एक हल्का सा ओवरव्यू देने वाला है कि कैलकुलस में हम क्या पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन वगैरह में। तो इसकी डेफिनेशन में क्या है, द स्लोप ऑफ अ लाइन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब y में जितना चेंज हो रहा है और x में जितना चेंज होगा उसके रेशियो को ही हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। ठीक है, कि y में कितना चेंज हो रहा है और x में कितना चेंज हो रहा है उसी को हम क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। ठीक है, तो स्लोप को हम m से डिनोट करेंगे। ठीक है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में m से दिखाएंगे। तो मान लो यहां पे मैंने दो डायग्राम बनाए। ठीक है, तो पहला डायग्राम में अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारा यहाँ से लेके, अगर मान लो इस पॉइंट की बात की जाए तो ये पॉइंट है हमारा x1। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और अगर मैं इस पॉइंट की x की डिस्टेंस की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक तो ये x2 है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो ये y1 होगा यहाँ की तरफ, और अगर मैं यहाँ से नीचे से यहाँ देखूंगा तो ये पॉइंट हमारा क्या होगा, y2। अगर मैं देखना चाहता हूँ कि कितना चेंज हो रहा है तो y में चेंज करने के लिए हमें क्या करेंगे, डिफरेंस लेना होगा। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x मैं निकालना चाहता हूं, तो m बराबर डेल्टा y निकालने के लिए y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ठीक है, x2 माइनस x1। अच्छा, 2 माइनस 1 करो 1 माइनस 2 करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये ध्यान रखना अगर आपने ऊपर 2 माइनस 1 किया है तो नीचे भी आपको 2 माइनस 1 ही करना पड़ेगा। ठीक है,
तो यहां तक ध्यान रखना। अगर अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे, अगर हम आगे देखेंगे, अगर आपको 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो हम इस तरीके से स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें आगे की, तो इस एंगल को अगर मैं बोल बताऊं आपसे, तो ये एंगल सपोज हमारा क्या है, थीटा है। तो यहां से अगर मुझे ये निकालना हो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 थीटा की रिस्पेक्ट में, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, तो ये होगा हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बनेगा हमारा, टेन थीटा। तो इसका मतलब, और इसको हमने क्या बोला था, m, इसका मतलब m बराबर टेन थीटा भी होता है। मतलब अगर हमें स्लोप निकालना है और हमें एंगल दे रखा है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हम देखेंगे अभी आगे। तो अब आया स्लोप निकालते कैसे हैं। तो स्लोप निकालने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये हमने अभी डिस्कस किया है कि अगर हमें एंगल दे रखा है तो हम कैसे निकालेंगे। तो अगर हमें एंगल दे रखा है तो हम m बराबर टेन थीटा करके निकाल लेंगे, जो हमने ऊपर देखा है अभी। दूसरा है, अगर हमें पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, अगर हमें 2 पॉइंट दे रखे हैं लाइन पे, 2 पॉइंट्स गिवन है वो भी लाइन के ऊपर, तो हम ये निकाल सकते हैं y का डिफरेंस डिवाइड बाय x का डिफरेंस, ठीक है। और एक तीसरा हो रहा है, अगर एक लाइन दे रखी है, उस लाइन से हमें स्लोप निकालना है। तो लाइन में से अगर स्लोप हमें निकालना है तो हम माइनस ए अपॉन बी करके निकाल सकते हैं। इसको हम आगे पढ़ेंगे जब हम देखेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो जब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देखेंगे आगे, तब सीखेंगे कि ये क्या लिखा है, ठीक है ना। अभी के लिए फिलहाल आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन जो होती है वो सॉरी, इक्वेशन ऑफ लाइन से अगर हमें स्लोप निकालना होता है तो माइनस ए अपॉन बी होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कुछ काम की बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले आया कि स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन क्या होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस, तो देखो ये दो लाइन हमारी पैरेलल है, इसको L1 नाम देते हैं और इसको L2, और ये लाइन हमारी पैरेलल है। मान लो इसने इसके साथ जो एंगल बनाया वो हमारा क्या है, थीटा है। तो मुझे बताओ ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा। क्यों, क्योंकि L1 पैरेलल है, L1 पैरेलल है L2 के, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के एंगल बराबर होंगे, जिसको हम बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे ये भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं L1 की, तो स्लोप ऑफ L1, अगर मैं L1 की स्लोप की बात करूं तो हमें पता है इसका स्लोप होगा, अगर मैं इसके स्लोप को थोड़ी देर के लिए बोलूं, इसका स्लोप m2 है और इसका स्लोप क्या है, m1 है। तो क्या होगा, स्लोप ऑफ L1, m1 बराबर टेन थीटा, इसका स्लोप होगा। और अगर मैं स्लोप ऑफ L2 की बात करूं, स्लोप ऑफ L2 यानी कि m2 बराबर भी क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा। अगर दोनों को कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं m1 बराबर होगा क्या, m2 के। इसका मतलब जो स्लोप है पैरेलल लाइन के केस में वो क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दो पैरेलल लाइन का स्लोप बराबर होता है। अच्छा, यहाँ पे कॉलिनियर पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो उसका स्लोप भी बराबर होगा। कैसे, देखो, मान लो एक ये लाइन है ए बी सी, इस पे 3 पॉइंट है। तो अगर हम इसे यहाँ पे शिफ्ट करें, ए बी इस तरीके से, ए और बी, और बी सी को ऊपर की तरफ शिफ्ट करें इस तरीके से, बी और सी, अगर हमने इसे ऐसे शिफ्ट कर दिया ऊपर नीचे, तो अभी भी क्या होंगी, ये लाइन पैरेलल होंगी, ठीक है। तो अगर हम शिफ्ट करेंगे तो क्या होंगी, पैरेलली अगर इन्हें शिफ्ट करेंगे तो इनके स्लोप बराबर होंगे। अच्छा, पैरेलल लाइन की आपने डेफिनेशन पढ़ी है कि उन दोनों लाइनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये लाइन एक दूसरे के ऊपर आ भी जाएंगी इधर, तब भी इनमें डिस्टेंस 0 होगा, ए बी और बी सी में। तो उस केस में भी स्लोप क्या होगा, एक्चुअल में उस टाइम पे लाइन सेगमेंट होंगे तो इनका स्लोप क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अच्छा, एक बात जो मैं आपको शायद ऊपर बताना भूल गया, कि एंगल जब भी एंगल नापेंगे तो एक्स एक्सिस के साथ नापेंगे, वो भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है।
यानी कि हम कह सकते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे, स्लोप हमेशा एंटी क्लॉकवाइज नापेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है ना। और ये क्यों होता है ये आपको पता ही है एंगल के बारे में, ठीक है ना। तो एक्स एक्सिस के साथ आपको एंगल देखना है, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अब इसी तरीके से आ गया हमारे पास स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन है। यहाँ पे फिगर में दो लाइन दे रखी है, L1 और L2, और ये दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। मान लो L1 का जो स्लोप है वो हमारा M1 है, और L2 का जो स्लोप है ये हमारा M2 है। तो देखते हैं इनमें क्या रिलेशन होगा। अब ये माला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी 90 होगा क्योंकि उधर का 90 है, तो ये 90 होगा। और इस एंगल को अगर मैं थीटा मानूं तो फिर ये बाहर वाला एंगल हमारा 90 प्लस थीटा होगा, क्योंकि आपको पता है दो अंदर वाले एंगल का टोटल बाहर वाले के बराबर होता है, ठीक है। तो अगर हम इनके स्लोप कैलकुलेट करें, यानी कि स्लोप ऑफ L1, L1 का स्लोप अगर मैं कैलकुलेट करूं तो M1 बराबर, M1 इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है, थीटा का। तो इसका स्लोप हो जाएगा बच्चों टेन थीटा। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और अगर मैं बात करूं स्लोप ऑफ L2 की, दूसरी लाइन की, तो ये हो जाएगा M2, और M2 बराबर क्या हो जाएगा, टेन। और इस लाइन के साथ M2 कितने डिग्री का एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो आप कहोगे 90 प्लस थीटा डिग्री का एंगल बना रही है। तो M2 बराबर टेन 90 पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी कि किस में हो जाएगा चेंज, कॉट थीटा। और क्वाड्रेंट कौन सा है, आपको पता है कि ये हमारा इस क्वाड्रेंट में आएगा, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये माइनस का कोट थीटा हो जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन। अगर मैं M1 इंटू M2 निकालना चाहूँ, दोनों की मल्टीप्लाई करा दूँ, तो टेन थीटा इंटू में माइनस का कॉट थीटा, और हमें पता है ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो M1 इंटू M2 बराबर क्या होगा, -1। यानी कि दो पैरेलल लाइन का जो स्लोप होता है उनकी मल्टीप्लाई हमेशा क्या देती है, -1 देती है। तो हम कह सकते हैं कि M1 बराबर -1 अपॉन M2 होगा, ठीक है। या फिर M2 बराबर -1 अपॉन M1 होगा। यहां से आपको एक बात समझ में आ गई कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है और उनमें से किसी भी एक का स्लोप आपको पता लग जाता है, तो आप दूसरी लाइन का स्लोप माइनस के साथ उल्टा करके निकाल सकते हैं, ठीक है ना। माइनस के साथ अगर आप किसी एक लाइन का स्लोप निकाल रेसिप्रोकल कर देते तो आपको उस पे परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप पता लग जाएगा, ठीक है। चलेंगे आगे। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दो लाइनों के बीच का एंगल। अगर दो लाइन है और उनके बीच का आप एंगल कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए क्या फंडा है, ठीक है। तो देखते हैं। मान लो ये दो लाइन है हमारी, ठीक है। इसने एक्स एक्सिस के साथ थीटा 1 एंगल बनाया, और इस वाली लाइन ने इसके साथ थीटा 2 एंगल बनाया। तो अगर मैं इस वाले एंगल की बात करूं, इस वाले एंगल की, तो ये वाला एंगल आपका थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा, ठीक है। थीटा 2 माइनस थीटा 1 होगा। अगर मैं इस एंगल की बात करूं, कैसे, दिस प्लस दिस बराबर ये होगा। इसमें से अगर मैं ये वाला घटा दूंगा तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल अगर हमारा होगा कितना, थीटा 2 माइनस थीटा 1, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा ये होगा। और इसको थोड़ी देर के लिए हम कह देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं इधर, ये क्या है, थीटा है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर मैं दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी हमारी, तो दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच में चार एंगल बनते हैं ये, जबकि ये क्या होगा, ये वाला तो इसी के बराबर होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो लाइनों के बीच में दो एंगल बनेंगे। अगर हम ये वाला एंगल पता कर लेंगे तो 180 से माइनस करके हम ये वाला एंगल पता कर पाएंगे, ठीक है। तो इस एंगल को हमने थीटा बोल दिया। अब दोनों तरफ अगर मैं टेन ले लूं, तो इधर आ जाएगा टेन थीटा बराबर ये आ जाएगा टेन थीटा 2 माइनस थीटा 1। तो टेन थीटा ऐसे ही, और यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे तो ये आ जाएगा टेन थीटा 2 माइनस टेन थीटा 1 अपॉन में 1 प्लस टेन थीटा 2 इंटू टेन थीटा 1।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये मॉडुलस में रखना है, क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कि थीटा 1 और थीटा 2 में कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है। अच्छा, हम इसकी बात करें tan θ1 की, मान लो tan θ2 की अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसका जो होगा tan θ2, ये मान लो ये स्लोप होगा m2 का, और tan θ1 की अगर मैं बात करूं तो ये स्लोप होगा किसका, m1 का, या m1 इसका स्लोप होगा। तो अगर हम इसे रिप्लेस करें तो tan θ बराबर ये आता है आपका m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमने कुछ नहीं किया, tan θ, आपको पता है ना m बराबर tan θ होता है, तो जिस भी लाइन का आपको स्लोप निकालना है उसका निकाल लेना, उठा के यहाँ पे रख देना। तो लास्ट में क्या देखना होगा आपको कि ये वाला जो एंगल है जो आएगा कैलकुलेट करके, जो वैल्यू है वो tan में किसकी होती है। सपोज इसको कैलकुलेट करके 1 आया, तो tan θ में 1 किसकी होती है, π/4 45 की होती है वैल्यू 1। ठीक है। तो 45 की, तो ये वाला एंगल अगर 45 आया और हमें ये निकालना है तो 180 से करके निकाल देंगे, यानी कि अगर हमें ये निकालना है तो ये वाला एंगल आ जाएगा हमारा 180 माइनस थीटा। तो ये था बच्चों एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन था ये 9.1 का। अब 9.1 के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जो इसका अगला पार्ट होगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें, तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।